केमिस्ट्री में बेसिकली 3 टॉपिक होते हैं। वन इज कोलॉइड, वन इज एड्सॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज कैटलिस्ट। ये 3 थे। इस साल 2 पे ही फोकस करना है, कोलॉइड पे और एड्सॉर्प्शन पे। तो पहला टॉपिक हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन में अंतर क्या है, एड्सॉर्प्शन में फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन क्या है, और किन किन फैक्टर से एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, जैसे थर्मोडायनेमिक फैक्टर है या काइनेटिक्स है। तो इनके ऊपर एड्सॉर्प्शन को पढ़ना था। मल्टीलेयर, यूनिलेयर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, लैंगम्यूर इक्वेशन, प्रेशर क्या होगा। ये एड्सॉर्प्शन पहली हेडिंग थी। दूसरी हेडिंग आई थी हमारी सरफेस केमिस्ट्री में, कोलॉइड। कोलॉइड में शुरू में 5 क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। सबसे पहला था थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड वो जो कि एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड, और कोलॉइड वो जो पास नहीं होते। कोलॉइड वर्ड आया है ग्लू या गम वर्ड से, और ये स्टिकी नेचर ऐसा कुछ रहेगा तो कोलॉइड। ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया क्योंकि कोई भी चीज क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम या इट्स पार्टिकल साइज। यानी शुगर को वाटर में जब देखा तो इन्होंने क्रिस्टलॉइड कहा, वही शुगर जब बेंजीन में गई तो कोलॉइड होने लगी। उल्टा, सोप जब बेंजीन में था तो क्रिस्टलॉइड था, सोप जब वाटर में आया तो कोलॉइड हो गया। तो इन्हें समझ में आया एक ही चीज क्रिस्टलॉइड भी हो सकती है और वही चीज कोलॉइड भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। तो सेकंड क्लासिफिकेशन बना कि आज की तारीख में सोल्यूशन 3 तरह के हैं, ट्रू, कोलॉइडल और सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन में एक ही फेज होती है, होमोजीनियस होता है। कोलॉइडल सोल्यूशन में 2 फेजेस होती हैं और सस्पेंशन में भी 2 है। लेकिन कोलॉइड में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, जो सस्पेंशन में या ट्रू सोल्यूशन में नहीं है। फिर आया कि कोलॉइड में वर्ड डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम। इन वर्ड के आधार पर कोलॉइड कितने टाइप के हैं या इनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से, तो कोलॉइड्स आर ऑफ 8 टाइप, 9 नहीं है क्योंकि गैस एंड गैस इज ट्रू सोल्यूशन। और वहां हमने रिवाइज कर लिया, जेल किसे कहते हैं, सॉल किसे कहते हैं, इमल्शन किसे कहते हैं, बटर किसके एग्जाम्पल में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 8 टाइप के आपने रिवाइज कर लिए, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्ट। फिर बेटा अगली हेडिंग हमने कोलॉइड में पढ़ी थी, दैट इज लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो चौथा टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, सॉल्वेंट लविंग कोलॉइड कह लीजिए, या वाटर फिलिक है तो हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, वाटर लविंग है, पानी में कोलॉइडल जल्दी बन रहा है तो हाइड्रोफिलिक, और नहीं बन रहा तो हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं। और ऐसे अल्कोहल है तो अल्कोहलोफिलिक और अल्कोहलोफोबिक कह सकते हैं, सॉल्वेंट अगर अल्कोहल है। फिलहाल लायोफिलिक, लायोफोबिक में आपने अंतर देख लिया था। लायोफिलिक तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं बिना किसी स्पेशल टेक्निक के, लायोफोबिक में स्पेशल टेक्निक लगती थी। याद आ गया, लायोफिलिक हैवीली हाइड्रेटेड होते हैं, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट कम होता है, टिंडल इफेक्ट कम होता है। और लायोफोबिक में स्लाइटली हाइड्रेटेड है, वाटर या सॉल्वेंट है ही नहीं, तो ब्राउनियन मूवमेंट या टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा, मोर प्रोनाउंस, मोर इफेक्टिवली दिखेगा ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपने लायोफिलिक, लायोफोबिक के बाद आपने मेन पढ़ा था पांचवा और आखिरी क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज पे कह लीजिए इसे, या नेचर ऑफ पार्टिकल पे कहते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएट कोलॉइड। तो बेटा मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड क्या था कि जो कोलॉइडल पार्टिकल था उसके अंदर ही कई सारे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हुए तो कोलॉइड बना, दैट इज मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड, हर एक पार्टिकल कोलॉइड साइज का वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में तुरंत चेंज हो जाता है, मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। और एसोसिएट कोलॉइड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा गया है। तो एसोसिएट कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं, डिटर्जेंट हैं। ये डाइल्यूट सोल्यूशन अगर है, यानी सॉल्वेंट अगर ज्यादा, तो ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आ जाता है तो ये कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, या एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन पे आने के बाद कोलॉइड बन जाते हैं। और ये लिमिटिंग कंसंट्रेशन कहलाती है सीएमसी, क्रिटिकल माइक्रोलाइजेशन कंसंट्रेशन, और इस समय का टेम्परेचर कहलाता था क्राफ्ट टेम्परेचर, एग्जाम्पल सोप था। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आई कि कोलॉइड को बनाएंगे कैसे। तो कॉमन सेंस है, लायोफोबिक को फिलिक तो खुद ही बन जाता है, तो लायोफोबिक को कैसे बनाएंगे। तो एक केमिकल मेथड था जो लास्ट टर्म पे हमने देख लिया था। केमिकल मेथड में आपने डिसइंटीग्रेशन के भी मेथड थे, और केमिकल मेथड में आपने क्या क्या पढ़े थे, हाइड्रोलिसिस, FeCl3 में पानी डाल देंगे, FeOH वोल्ट्राइज बन जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन, अगर याद हो AS2O3 और H2S रिएक्ट करेंगे, AS2S3 और H2O बन जाएंगे। रिडक्शन, AuCl3 में
HNCl2 डाल दें तो HNCl4 और गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, पर्पल ऑफ केशियस भी कहलाता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, H2S और SO2 को रिएक्ट करें तो सल्फर और वाटर बनता है, ऑक्सीडेशन। तो ये 4 मेथड आपके केमिकल थे, वो आपने पढ़ लिए। डन। अब हमें फिजिकल मेथड्स और पढ़ने हैं कि और कोलॉइड फिजिकल मेथड्स में कैसे कैसे बनता है, ठीक है। मतलब और जो डिसइंटीग्रेशन के मेथड है हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन के मेथड 3 है, वो देखते हैं। बेटा एक डिसइंटीग्रेशन का मेथड कहलाता है आपका पेप्टाइजेशन, जो बहुत पूछा गया है। आई होप सो आपको याद भी आ गया हो। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है? अगर कहीं कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई आप रिएक्शन कर रहे हो, उसमें नीचे कोई प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो रहा है और आप नहीं चाहते कि चीजें प्रेसिपिटेट हो, आप चाहते हो वापस घुल के अंदर चली जाए। तो अगर कहीं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है और उसमें आपने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो वो फ्रेश प्रेसिपिटेट दोबारा कोलॉइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये पीपीटी था, ये सॉल्व में चेंज हो गया। एक भाई प्रैक्टिकली सोच के देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज मिल्क है, दूध है, मतलब एक एग्जाम्पल कह रहे हैं वैसे, ठीक है, कोरिलेट करके देखिए। मिल्क है, दूध रखा हुआ है, उबाल दिया किसी ने, उबालने के बाद ठंडा किया तो मलाई जम गई ऊपर, दूध से मलाई निकल के आ गई। किसी ने डांटा, भले ना, मलाई तो हमें वापस डिजोल्व ही चाहिए। समझ में आया? अभी मलाई ताजी ताजी जम रही, वो कह रहा ना दोबारा घोल के दिखाओ, तो आपने कहा टेंशन ना लो, ऐसे की ऐसी घोल के दिखा देंगे। आपने कोई एक आध केमिकल छिड़का ऊपर और शेक किया, मलाई वापस घुल गई। इज इट क्लियर? ये तरीका है पेप्टाइजेशन। बस इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? मलाई आपको ऊपर दिख रही है जमते हुए और प्रेसिपिटेट नीचे बैठा हुआ दिखेगा। तो आप रिएक्शन कर रहे हो, नीचे कुछ प्रेसिपिटेट बैठ रहा है और वो जो नीचे बैठ रहा है आप चाहते हो दोबारा ऊपर आ जाए, तो आपने कुछ सुटेबल ऐसी चीज ऐड करनी है जैसे चार्ज प्रोवाइड करेगी और इस प्रेसिपिटेट में हर पार्टिकल पे चार्ज देगी और चार्ज की वजह से पार्टिकल रिपेल होकर दूर हो जाएंगे और जब ये रिपेल होकर दूर हो जाएंगे तो फिर डिसॉल्व फॉर्म में आ जाएंगे। तो व्हेन अ फ्रेश प्रिपेयर्ड precipitate or fresh form precipitate is converted into colloid form by treating with suitable electrolyte, the process is known as पेप्टाइजेशन। और भैया ये डिसइंटीग्रेशन का मेथड है क्योंकि इकट्ठे थे ये सारे प्रेसिपिटेट और बाद में अलग अलग हो गए, एक बड़ी चीज छोटी चीज में चेंज हो रही है, देयरफॉर इट इज अ मेथड ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो एक मेथड डिसइंटीग्रेशन का पेप्टाइजेशन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है आपको याद आना चाहिए, ब्रिडिग आर्क मेथड कहलाता है। तो ब्रिडिग आर्क मेथड में क्या था? नोबल मेटल्स स्पेशली प्लेटिनम, गोल्ड, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन इससे बनाए जाते हैं। तो ये गोल्ड का मेटल आपने ले लिया और इसको आपने हैंग कर दिया इन रॉड्स को वाटर के ऊपर एंड इस पूरे को आइस से कूल कर दिया। यहाँ 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही आप 10,000 या वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो इतने वोल्टेज से मेटल वेपोराइज होंगे, मेटल की वेपर्स हवा में आएंगी। क्योंकि कूलिंग है तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगा और जैसे ही ये वेपर नीचे आएंगी तो यहाँ पे ये वेपर्स प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि इस वाटर में कोई ना कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl या कोई और इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल दिया होगा जो इन गोल्ड की वेपर्स या इन पार्टिकल्स को चार्ज देगा और इन चार्ज होने की वजह से चार्ज एक दूसरे से रिपेल करेगा, ये पार्टिकल की वेपर अलग हो जाएंगी और अब ये वाटर कहलाएगा गोल्ड वाटर, जिसे यूजुअली स्वर्ण अर्क ऐसे कह के आयुर्वेद में बेचा जाता है या बनाया जाता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ ब्रिडिग आर्क मेथड। इसमें दोनों काम हुए हैं, इसमें डिसइंटीग्रेशन भी हुआ है, कंडेंसेशन भी हुआ है। एक रॉड वेपर, एक रॉड छोटे पार्टिकल में चेंज हुई, डिसइंटीग्रेशन। लेकिन रॉड पहले वेपर्स में चेंज हुई और वेपर कंडेंस हुई, तो पहले वेपर फिर वेपर कंडेंस, तो इसमें दोनों काम हो गए, डिसइंटीग्रेशन भी हुआ और कंडेंसेशन भी, ओवरऑल डिसइंटीग्रेशन होके ये आया। तीसरा प्रोसेस जो होता है दैट इज टर्म्ड एज मैकेनिकल डिस्पर्शन। ये भैया सबसे इजी है मैकेनिकल डिस्पर्शन। जैसे आपको मालूम है ना, जो हमारा गेहूं या वीट है, ठीक है, वो गेहूं की वेराइटीज है। मतलब आप गेहूं को पाउडर करें तो दलिया बनता है, फॉरेज, और उसके बाद और जरा महीन पीस दीजिए तो दलिए के बाद सूजी आ जाती है ना, व्हाट इज द नेम, उसे अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। उसको और पीस दो तो फ्लोर कहलाता है, जमीन वाला फ्लोर नहीं है बे, ठीक है। तो वो व्हीट फ्लोर आटा कहलाता है, उसे और पीस दो तो मैदा कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी वेराइटी गेहूं की अलग है। तो इसमें जो आटा वाला साइज है ना, वो कोलोइड साइज है,
वो जो आटे का साइज है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है आराम से, और क्योंकि वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है तो आवाज रुक गई होगी, इन लोगों के पास आवाज नहीं जा रही, कॉल आ रही है पीछे, लेकिन मैं कॉल उठाऊंगा ही नहीं, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। तो यही टाइम मिलता सबको कॉल करने के लिए। तो ये जो आटा का साइज है ये कोलॉइडल साइज है। कोलॉइड में ऐसा क्या होता है कि एक्टिविटी ज्यादा होती है? तो कोलॉइड साइज का सरफेस एरिया, लास्ट टाइम आपने देखा था स्लाइड में, इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक ले लें, ठीक है, और उसी 1 सेंटीमीटर क्यूब को कोलॉइड्स में चेंज करते हैं तो वो 60,000 सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाता है कोलॉइडल वॉल्यूम के हिसाब से। तो वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था वो 60,000 में चेंज हो गया। तो कोलॉइड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसपे रिएक्शंस फास्ट हो जाती हैं, इसलिए कोलॉइडल स्टेट में रिएक्शन फास्ट होती हैं और आटा हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इज इट क्लियर? और वही मैदा हो तो जैसे इसके ब्रेड और ये चाउमीन, मोमोज एंड दीस थिंग्स आर, है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होते हम कहते हैं जनरली, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। एंजाइम्स या ये जितने भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इस पे अटैक। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? बोलो आगे समझ। कोलॉइड वर्ड क्लियर है यहाँ तक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबको क्लियर? मैकेनिकल डिस्पर्शन में हमने क्या पढ़ा? मैकेनिकल डिस्पर्शन में ये पढ़ा कि हमने आटा चक्की लगा दी। व्हाट इज मीन ऑफ आटा चक्की? हमने 2 प्लेट्स रोलर्स लगा दी और उनके बीच की डिस्टेंस इतनी रख दी कि पिस के निकलने वाले का साइज कोलॉइडल साइज हो जाए। तो वही आटा चक्की लगा दी, फ्लोर मिल लगा दी, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। पेंट, वार्निशेस, इंक्स ये सब ऐसे ही इजीली बन रहे हैं और इवन व्हीट फ्लोर भी इसी से बन रहा है। तो ये हो गया भैया कोलॉइडल की केमिकल प्रॉपर्टी, तो सॉरी प्रिपरेशन। अब बच्चों प्रिपरेशन के बाद कॉमन सेंस है। अब 2 हेडिंग और है, एक होता है प्रिपरेशन, एक होती है प्रॉपर्टीज, फिर एक होते हैं यूजेस, है ना। तो अब हम सॉरी प्रिपरेशन के बाद पहले प्यूरिफिकेशन, कोलॉइड को पहले प्यूरिफाई करें, फिर उसकी प्रॉपर्टीज और फिर यूज। बच्चों कोलॉइड को प्यूरिफाई करने के कौन कौन से तरीके हैं याद आ जाना चाहिए आपको। कोलॉइड, हमारा ब्लड भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है और ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी कर रही है, और यही काम बाहर कौन कर रहा है? वेरी गुड, इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस या डायलिसिस कहते हैं। तो कोलॉइड के प्यूरिफिकेशन के 2 तरीके हैं, एक का नाम रखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक का नाम रखा है डायलिसिस, और उसी का हायर वर्जन है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन, तो बेटा प्यूरिफिकेशन का सेंस क्या है, एक बार सोच के देखिए क्या सेंस है। वेरी गुड, कोलॉइड के साथ जो इंप्यूरिटीज आ गई हैं उन इंप्यूरिटीज को हटाना, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। जैसे किडनी में ब्लड है, सॉरी किडनी में ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड है, और वो जो ब्लड है उसके साथ बाकी चीजें, शुगर है, यूरिया है और बाकी चीजें और कॉमन सॉल्ट है, और हम चाहते हैं कि वो जो ब्लड या हीमोग्लोबिन है वही रहे और ये शुगर, यूरिया ये सब एक्सक्रीट हो जाए, बॉडी से हट जाए। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा, जिसमें हम यूरिन के लिए हम कह रहे हैं या किडनी कह रहे हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, वो बायो वाले पढ़ते हैं कैसे होता है, नाटक छोड़ो। बस होता क्या, उसके पीछे बेस क्या है कि बॉडी के अंदर एक मेम्ब्रेन ऐसी है जो ब्लड को अपने अंदर से नहीं जाने देती, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन से ब्लड फिल्टर नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, यूरिया, NaCl, शुगर, ये सब फिल्टर हो जाती है। तो हमारी किडनी में एक ऐसे प्रेशर डेवलप होता है जिस प्रेशर की वजह से ब्लड तो दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन यूरिया, NaCl, वाटर और भी जो भी तमाम चीजें हैं वो फिल्टर होके, छन्नी होके बॉडी से बाहर के रास्ते में पहुंच जाती हैं, और फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ चीजों का, जो बॉडी को चाहिए बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है कुछ चीजों को। फिलहाल इस प्रोसेस को कहा फिल्ट्रेशन, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है कोलॉइडल साइज। ये जो बॉडी के अंदर जो छन्नी है ना, किडनी के अंदर जो मेम्ब्रेन है, उसका साइज इतना छोटा है, पोर साइज, कोलॉइड उसके अंदर से नहीं निकलेंगे, सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन। यही चीज बाहर करने लगे, और इसी को बाहर डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया एक बैग में, उस बैग का नाम डायलाइजर, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली उस मेम्ब्रेन का पोर साइज कोलॉइडल साइज से छोटा होगा कि कोलॉइड बाहर ना आ जाए, और जैसे ही हम उसको टैंक में रखेंगे कंटेनिंग वाटर और समथिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, तो और फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल वो भी जल्दी जल्दी निकल के आएंगे, एंड ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा उल्टा बैग के,
तो एक्स ऑस्मोसिस होने के लिए आपको प्रेशर लगाएंगे तो डायलिसिस हो जाएगी। इज इट क्लियर? दूसरा तरीके का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहां हम प्रेशर नहीं लगाना चाहते, वो तरीका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। हमने फिल्टर पेपर ले लिया, जैसे आपने लैब में देखा होगा ब्लॉटिंग पेपर की तरह बोल्ट्जमैन फिल्टर पेपर होता है हमारा, तो उस ब्लॉटिंग पेपर में क्या किया, उसके पोर साइज बड़े होते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर अगर लगाओगे और सपोज आपने इंक डाल दी तो पूरी इंक ब्लॉट होके मतलब छन के आ जाएगी। हम चाहते हैं कि वो जो पार्टिकल है, जो कोलॉइड पार्टिकल है, वो छने हैं, खाली इंप्योरिटी छन जाए। तो हमने उस ब्लॉटिंग पेपर को डिप कर दिया गम में, जिलेटिन में। सिंपल आप सोच के देखो, सिंपल भाषा में चाशनी बनाई, समझ में आ गया, जलेबी वाली, तो उस चाशनी में डिप करके निकाल लिया। वही गम और जिलेटिन का काम होता है। तो जब डिप करके निकाल लेंगे, सुखा लेंगे, तो वो जो अब फिल्टर पेपर हो गया है वो कहला रहा है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर में पोर साइज हो गए छोटे, लेकिन पोर्स हैं, तो फिर वही किडनी वाला काम यहाँ हो रहा है। इस फिल्टर पेपर से impurities, वाटर, ये सारी चीजें निकल जाएंगी, कोलाइडल पार्टिकल नहीं निकलेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसमें एक याद रखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए कोलॉइडियन सॉल्यूशन होता है। वो एक बार बुक से पढ़ लेना, 4% सॉल्यूशन है या क्या है, वो वैल्यू याद करिएगा। कोलॉइडियन इज यूज्ड एज अल्ट्रा, मतलब उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने। भैया बोलो, प्रिपरेशन में किसी को डाउट? प्रिपरेशन क्लियर? प्यूरिफिकेशन में डाउट? क्लियर है? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले दोनों क्लियर है? आप दोनों को बेटा? गुड वंशिका, आपको क्लियर है? वन टाइप कर दो बेटा अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो पूछो क्या नहीं समझ में आया। क्लियर? हाँ, एक बच्चे ने कह दिया, ये दूसरा है या भाग गया? वंशिका आपको क्लियर है, अनुभूति क्लियर है तो वन टाइप करिए, क्लियर है। अक्षय अगर हो बेटा, निवेदा अगर आप हैं तो वन टाइप करिए, और खाली अटेंडर लगा के भाग गए तो कुछ मत टाइप करिए। अच्छा, कीबोर्ड नहीं है इनका कहना है, शायद कीबोर्ड नहीं तो तूने टाइप करके बताया कैसे? चलिए व्हाटएवर। नेक्स्ट अगली हेडिंग पे आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे होते हैं। कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी है बेटा टिंडल इफेक्ट, एक है ब्राउनली मूवमेंट। पहले इजी दोनों है, इनको खत्म करते हैं। याद आ गया टिंडल इफेक्ट, ब्राउनली मूवमेंट? एक एक पहले टिंडल इफेक्ट। ऑब्वियसली टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, ये कोलाइडल पार्टिकल है, एक पर्टिकुलर साइज है, लाइट आती है, लाइट इसके सरफेस पे पहले एडसॉर्ब होती है, और एडसॉर्ब होने के बाद ये लाइट किसी एक एंगल से टर्न हो जाती है, बेंट हो जाती है, इसे हम कहते हैं स्कैटर होना। अब प्रैक्टिकली सोचो, जब आप कार की बीम या कार की हेडलाइट्स ऑन करते हो, तो कार की हेडलाइट जो है उससे सीधे रेज नहीं आती, जब वो रेज जा रही होती है तो फैलती जा रही है। जब यूजुअली आप टॉर्च ऑन करते हो, अगर लेजर टॉर्च नहीं है तो सिंपल टॉर्च, लाइट स्कैटर होती जा रही है। वो जो स्कैटर हो रही है ना, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी ये जो हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई दिख रहा है, ये स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा है, क्योंकि हमारे और स्काई के बीच में जितना मीडियम है, वो जो मीडियम जो स्कैटरिंग करता है वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर प्ले करता है। बाकी तुम ऊपर तक कहीं तक जाके देख लेना, आपको ब्लू कलर की छतरी मिलेगी नहीं, ठीक है? आपको यहाँ से ब्लू कलर दिख रहा है, या कई बार ऊपर से जमीन की तरफ देखते हैं तो पानी भी हमें ब्लू कलर का दिखेगा। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे इनके बीच में जो मीडियम है और उसमें जो हम लाइट दे रहे हैं जिस वेवलेंथ की, और पार्टिकल साइज का वो जो स्कैटर हो रहा है, तो वो जो कलर है वो वेवलेंथ ब्लू कलर के लिए सबसे ज्यादा है। स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। अगर आप गोल्ड को भी ले लेना, गोल्ड का कलर आपको गोल्डन या येलोइश दिख रहा है, आप गोल्ड को बहुत फाइन पीस के देख लीजिए, बहुत फाइन अलग अलग कर दीजिए। जैसे अभी बताया ना, गोल्ड वाटर रेडिश दिखेगा, पिंकिश या रेडिश हो जाएगा, मतलब साइज चेंज होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे आटे और मैदे का है। जो हम आटा यूजुअली देखते हैं, हम उसे कोलाइडल साइज कहते हैं, ब्राउनिश कलर का होता है, उसी के पार्टिकल को छोटा कर देते हैं, व्हाइट दिखने लगता है मैदे का साइज। तो साइज जितना फाइन होता जाएगा, कलर स्कैटरिंग चेंज होती जाएगी और कलर भी चेंज हो सकते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज सीन, और एटमॉस्फेयर में लाइट स्कैटर होना जिसकी वजह से प्रोजेक्टर की लाइट पूरी स्क्रीन पे आ जाती है, वो स्कैटरिंग है, ठीक? अब लायोफिलिक और लायोफोबिक में किसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी? तो कॉमन सेंस है, आज की स्टार्टिंग में बताया था, फोबिक में ज्यादा होगी, फिलिक में कम होगी। रीजन क्लियर है?
लायोफिलिक हैवी हाइड्रेटेड होते हैं, डेंस हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है स्कैटरिंग इज मोर इन रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम। तो लायोफिलिक वाले डेंसर हो चुके हैं, डेंसिटी ज्यादा है, फोबिक वाले रेयर है, तो वहां स्कैटरिंग ज्यादा है। बोलो क्लियर है? इसमें एक टिंडल कोन बनाने के कहा जाता है डायग्राम में। तो टिंडल कोन क्या है? ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से बेटा ये लाइट चली, आपने यहाँ लगा दिया एक कॉनकेव और इससे लाइट स्कैटर हुई, ज्यादा हो गया जल्दी है ना, पहले आपको लाइट स्कैटर करनी थी ना, तो स्कैटर ये लाइट ऐसे आएगी, ये ऐसे बैठी, अब आपको लगाना चाहिए कॉनकेव, अब ये लाइट कन्वर्ज करेगा, सॉरी कॉन्वेक्स, अरे यार इतना आप है, ठीक है, और ये चमक दिखेगी, मतलब ये पॉइंट सोर्स से जो ये कॉम्बिनेशन रखा उसकी वजह से ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ का, सिर्फ इतना हिस्सा और इतना हिस्सा आपको चमकीला दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, और बाकी का हिस्सा आपको चमकता हुआ नहीं दिखेगा, बाकी में ब्लैक कह लो या कोई कलर आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा। एक डार्क रूम में रख दीजिए ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो आपको ये दो कोन बने हुए दिखेंगे, दैट इज टिंडल। तो ये जो चमक प्रोड्यूस हो रही है दैट इज टिंडल इफेक्ट, ओके। और ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, पहले स्कैटर हो फिर कन्वर्ज हो जाए, तो पहले कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है फिर कॉन्वेक्स लेंस लेके फिर फिलहाल वो लेंस आप फिजिक्स में। क्लियर है टिंडल इफेक्ट? क्लियर है? वन टाइप करिए, नहीं क्लियर है टू टाइप करिए, आप मुझे बताइए कोई डाउट है टिंडल में? कोई क्वेश्चन? गुड, अनुभूति क्लियर, वंशिका आपको भी क्लियर, गुड, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगली हेडिंग करते हैं टिंडल इफेक्ट के बाद बच्चों, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। और इसी टिंडल इफेक्ट में हम समझ सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। यहाँ जो पार्टिकल है इनको अगर देखें तो इनके अंदर इनका जिगजैग मोशन दिख रहा होगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं ये जिगजैग ट्रेवल करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करते, कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, और ये जिगजैग। ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और वो काम कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स पे, ये जो पेड़ों में पॉलन ग्रेन्स जो मूव करते हैं इनका मूवमेंट देख रहे थे, और वो मूवमेंट और ये मूवमेंट एक जैसे आए। तो क्यों होता है ब्राउनियन मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑन डिस्पर्स स्पेस बाय डिस्पर्शन मीडियम। ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये एकदम स्मूथ नहीं होता, कहीं फोर्स ज्यादा लगता है कहीं फोर्स कम लगता है, और उसकी वजह से ये लगातार रैपिड मोशन में रहता है, और बेटा इसकी वजह से स्टेबल। अगर ये मोशन कम हो जाए, धीरे धीरे हैवी होते जाए, घूमते जाए, तो ये चिपक जाएंगे, और चिपकने का मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी दैट इज कोलाइड से प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कोलाइडल सॉल्यूशन, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। और ब्राउनियन मूवमेंट का रीजन था अनइक्वल बम्बार्डमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट फिलिक में कम है, फोबिक में ज्यादा है, क्योंकि फिलिक हेवी हाइड्रेटेड है इसलिए इसमें कम है, फोबिक हल्के पार्टिकल हैं तो ज्यादा हो जाता। एनी डाउट? ब्राउनियन मूवमेंट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद जो मेन कोलाइड की प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज, ओके। तो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, यही क्या है, लायोफोबिक वाले स्टेबल ही चार्ज की वजह से है, क्योंकि उन पे चार्ज होगा तभी वो स्टेबल होंगे, और अगर चार्ज नहीं हुआ तो कभी ना कभी वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो लायोफोबिक वाले जितने भी सॉल्व होंगे उसमें बेटा जरा ये ध्यान रखना, यहाँ डिस्पर्स स्पेस को मैं जनरल भाषा में सॉल्व कहता हूँ, ये जो डिस्पर्स स्पेस है उसको हम सॉल्व पार्टिकल कहते थे, कोलाइडल पार्टिकल, और दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी चार्ज मीडियम में है फेज में उसके उल्टा चार्ज होगा, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में एक दूसरे से अपोजिट चार्ज होता है, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन हमें क्या दिखाना है, न्यूट्रल। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं अगर सब पे माइनस चार्ज है तो इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज होगा, प्लस। जनरल माना गया है चार्ज कम्स थ्रू एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, एडसॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, मतलब अगर ये FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन है और मैंने FeCl3 डाल के इसे बचाया या कोलाइड में चेंज किया, तो ये जो Fe आयन है ये इसका कॉमन आयन है, यहाँ भी Fe यहाँ भी Fe, तो ये Fe आयन एडसॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि पार्टिकल एडसॉर्ब हो गया
चार्ज आ गया इसलिए स्टेबल हो गए। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें एक वर्ड है, इट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या वर्ड है बेटा, ये कोलाइडल पार्टिकल है, इस कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे कोई एक चार्ज आ गया, जैसे ये FeOH होल राइज का पार्टिकल था और यहाँ आयरन प्लस भी इसके ऊपर आ गया। इज इट क्लियर? तो ये कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक पहली लेयर बन गई जिसमें कोई एक चार्ज होगा। कोलाइडल पार्टिकल के भाई डिस्पर्शन मीडियम तो चारों तरफ चल ही रहा है ना, तो डिस्पर्शन मीडियम की वजह से इस लेयर के बाहर दूसरी लेयर भी होगी, ऑब्वियसली वो लेयर कहलाएगी मोबाइल लेयर। पहली लेयर बेटा हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड लेयर, और दूसरी लेयर हमारी क्या कहलाएगी, मोबाइल लेयर। तो फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। बेटा यहाँ जो दो लेयर हैं उनमें अपोजिट चार्जेस हैं, और वैसे मॉडर्न थ्योरी कह रही है कि यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज भी है, ठीक है, और यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, और यही वाला पोटेंशियल क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, ठीक है। इस पोटेंशियल की वजह से कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स एनोड और कैथोड। और बेटा कॉमन सेंस से मूवमेंट जहां होता है उसी को काइनेटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड्स होनी चाहिए, और इसीलिए इस पोटेंशियल का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। मॉडर्न थ्योरी कह रही है फिक्स लेयर में एक ही टाइप का चार्ज है, जबकि मोबाइल लेयर में दोनों टाइप के चार्ज हैं, यानी प्लस और माइनस दोनों होंगे, भले अनइक्वल होंगे, लेकिन फिक्स लेयर में एक ही टाइप का चार्ज। फुल क्लियर है इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल? क्लियर। अब इसी में एक वर्ड था आइसो इलेक्ट्रिक कॉइल या ज़ुटर आयन। ज़ुटर आयन एक बार हो चुका है ऑर्गेनिक में भी अभी हाल ही फिलहाल में। तो ज़ुटर आयन किसी बच्चों को याद हो तो देखें किसे याद है, व्हाट आर ज़ुटर आयन, ZWITTER। ऑनलाइन वाला कोई बोलेगा? सर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हो। वेरी गुड। ज़ुटर आयन का बेसिकली मतलब है इट इज अ डाइपोलर आयन। डाइपोलर आयन का क्या मतलब है कि ये एक आयन है, इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी, मतलब यहाँ लिखा है NH3 पॉजिटिव और यहाँ लिखा है COO नेगेटिव, तो एक ही आयन में दोनों चार्जेस आना कहलाता है ज़ुटर आयन। डाइपोलर आयन इज ज़ुटर आयन। जैसे अमीनो एसिड्स में होता है, एक तरफ अमीन ग्रुप है एक एसिड, या अभी हमने थोड़े दिनों पहले एनिलीन का सल्फोनेशन किया था और सल्फानिलिक एसिड कहा था कि एनिलीन में एक तरफ NH2 ग्रुप है और एक तरफ SO3H है, तो SO3H एसिड है और एनिलीन बेसिक है, तो एक तरफ माइनस चार्ज और एक तरफ प्लस चार्ज, ये ज़ुटर आयन कहलाता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, वो pH जब ज़ुटर आयन का मूवमेंट ना तो कैथोड की तरफ हो रहा है और ना ही एनोड की तरफ, where ज़ुटर आयन the pH of the medium at which movement of ज़ुटर ion becomes restricted. Neither it moves towards cathode nor it moves towards anode. This pH of ज़ुटर ion या this pH of the medium is known as, ये medium की pH बेटा क्या कहलाएगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब ज़ुटर आयन का मूवमेंट ना तो कैथोड की तरफ होता है ना ही एनोड की तरफ होता है, दिस इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो क्लियर है? हाँ बेटा, यस, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा तो चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो लेस स्टेबल है। तो याद रखना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोलॉइड्स लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होता। डन। अब चार्ज की वजह से प्रेसिपिटेट भी किए जा सकते, याद आया, और उसमें अपोजिट चार्ज डालेंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्डी-शुल्ट्ज रूल, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, हार्डी-शुल्ट्ज रूल। तो हार्डी-शुल्ट्ज रूल क्या है, आई होप सो आपको याद आ गया हो कि अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्व हो, मतलब नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन हो, तो उसको प्रेसिपिटेट करेगा पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी है, वैलेंसी याद रखना, मोर द वैलेंसी मोर द कोआगुलेटिंग पावर। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज सॉल्व है और इसे प्रेसिपिटेट करने आ रहा है Na आयन, Mg आयन या Al आयन, तो Al आयन की कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम आयन विल बी हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है,
ठीक है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज का सॉल है और इसको प्रेसिपिटेट करने क्लोराइड आयन या वैलेंसी 2 का हम ले लेते हैं कार्बोनेट या सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन या और कोई जैसे कि FeCN6-4 और ये आपको याद आ गया होगा कॉम्प्लेक्स आयन। फिलहाल हमें तो सिर्फ चार्ज देखना है, तो इसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है और अगर कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है तो कोगुलेशन वैल्यू कम है। व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू? 1 लीटर सॉल, 1 लीटर कोलाइडल सॉल को प्रेसिपिटेट करने के लिए जितने मिलीमोल्स ऐड करने पड़ते हैं वो कहलाता है कोगुलेशन वैल्यू। तो ऑब्वियसली इनकी कोगुलेशन वैल्यू, मतलब अगर कोगुलेशन वैल्यू देख रहे हैं तो इनकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी क्योंकि इनकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है, और इनकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है तो वैल्यू कम, पावर कम तो वैल्यू ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है कि जिसकी पावर कम होगी उसके ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए होंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके पार्टिकल कम। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हार्डी-शुल्ट्ज रूल में क्या करेक्शन होना चाहिए, क्या चीज इसमें आपको लगती है अटपटी है? तो हार्डी-शुल्ट्ज रूल में जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्लोराइड -1 चार्ज, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3 और ये इतना बड़ा। तो आप ध्यान से देखिए, ये चार्ज को खाली कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट मास को नहीं कर रहे। मतलब यहां अगर मैं कहूं H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की कोगुलेशन पावर बराबर है तो बकवास है। अरे भाई H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव या क्या सारे +1 की पावर सेम होगी? ऐसा तो नहीं। तो ये अलग अलग में तो जरूर कंपेयर कर रहा है, एक जैसे चार्ज आएंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मास को या सरफेस एरिया को कंसीडर नहीं करता। भले ही इस पे चार्ज -4 है लेकिन इसका सरफेस एरिया भी तो बहुत ज्यादा है, तो पर यूनिट एरिया में तो मास कम, चार्ज कम हो गया ना। तो हार्डी-शुल्ट्ज रूल में करेक्शन होना चाहिए, सेम चार्ज वालों के लिए कोई रूल होना चाहिए और चार्ज के पर यूनिट मास या पर यूनिट एरिया, इन दोनों में से किसी से इन्होंने रिलेशन नहीं देखा। ना तो ये देखा कि क्लोराइड का मास नाइट्राइड से बहुत ज्यादा है और ना ही ये देखा कि एरिया भी इसका ज्यादा है। तो चार्ज with respect to mass and with respect to area या surface area should be involved in Hardy-Schultz rule। ये इसमें कमी है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? अब इसके यूजेस में आप जैसे लॉन्ग चिमनीज लगाते हैं, तो लंबी चिमनीज क्यों लगाई जाती है? जैसे आपने ईंट के भट्टों पे या और किसी फैक्ट्रीज में देखी होगी चिमनीज लगी होती हैं बड़ी बड़ी। क्यों? क्योंकि जो डस्ट अंदर से आ रही है, जो फैक्ट्री के अंदर से गैसेस आ रही हैं, बेसिकली दे आर कोलोइड्स, और हमें कोलोइड्स के बारे में पता है कि हम कोलोइड को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो फैक्ट्री से जो गैसेस आ रही हैं, अगर सपोज उसमें जो कार्बन है उसमें प्लस चार्ज है, CO2 पे प्लस चार्ज है और जो कार्बन अभी जला भी नहीं है उस पे भी कोलाइडल फॉर्म में चार्ज है, तो हमने चिमनी पे माइनस पोटेंशियल दे दिया। तो जैसे ही माइनस पोटेंशियल देंगे और चिमनी पे कहीं ना कहीं धुआं कोलाइड करेगा चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके, तो प्लस और माइनस प्रेसिपिटेट होकर चिमनी पे वो डिपॉजिट हो जाएगा और एयर जो बाहर आएगी वो फ्री फ्रॉम कोलोइड्स आएगी, प्योर एयर बाहर आएगी। दैट मींस हम डस्ट को और ऐसी चीजों को प्रेसिपिटेट कर सकते थे या बाय यूज ऑफ लॉन्ग चिमनीज। लॉन्ग इसलिए लेते हैं ऑब्वियसली, नहीं तो रोज सुबह शाम उठ के चिमनी साफ करनी पड़ेगी, है ना, तो वो हो नहीं सकता। तो जो डस्ट प्रेसिपिटेट हुई है उसको स्क्रैप को हटाना भी पड़ेगा। आप किसी भी बरेली के आसपास के ईंट के भट्टे पे निकल जाओ तो आपको जो ऊपर धुआं आते हुए दिखेगा आपके इलाकों में, प्योर ब्लैक आते हुए दिखेगा, प्योर ब्लैक। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो चिमनी खराब वाली लगाई होती है या फिर कभी भी चिमनी में पोटेंशियल ही नहीं दिया होगा, प्लस पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, और कईयों ने जिस समय कभी पहली बार लगाई होगी उस समय का धुआं तो साफ एकदम व्हाइट आ रहा होगा, बट विद टाइम स्क्रैप जमा हो गया, कार्बन जमा हो गया, अब चिमनी का फंक्शन खत्म हो गया क्योंकि एक लिमिट थी उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन की वो हो चुकी है। अब वो स्क्रैप हटेगा, उसके ऊपर से जो कार्बन स्कैल्प हो गए वो हटेंगे, तब वो नए कार्बन को प्रेसिपिटेट करेगा। अब वो चिमनी सिर्फ इतना काम कर रही है कि धुएं को दूर ले जाके छोड़ रही है, मतलब हमारी हाइट से थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ दे रही है, नहीं तो हमें जैसे ट्रैक्टर का धुआं मुंह पे लगता है कई बार ना, कार का ट्रैक्टर का, वैसे लगेगा। इज इट क्लियर? तो ये यूज हो गया कोलाइड का। और क्या यूज है? वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम एलम्स ले लेते हैं या बाकी चीजें ऐड कर देते हैं तो वाटर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। कैसे?
इन चीजों में एलम्स हुए या बाकी जो होते हैं इसमें पार्टिकल्स होते हैं या चार्ज सब्सटेंस है। तो जैसे ही वाटर आएगा, और अभी आपको बता दिया गया है कि कोलॉइड जो होते हैं ना वो इवन सिंपल छन्नियों से छनते नहीं। अरे दूध को किसी भी महीन छन्नी से छान लो, मलाई अलग थोड़ी होगी। वो तो आपको डीइमल्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा, पहले उबालना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तब मलाई अलग होगी, नहीं तो नहीं होगी। वैसे तुम दूध को छानते रहो तो छन्नी से छन जाएगा पूरा पूरा, मलाई अलग नहीं। सेम पानी जो आ रहा है, उस पानी के अंदर कोलॉइड फॉर्म में भी इंप्योरिटीज है, तो उन इंप्योरिटी को हटाया जा सकता है बाय प्रेसिपिटेशन। सिर्फ छन्नी से नहीं अलग होंगे, पहले प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा फिर। तो हम एलम्स है या बाकी चीजें यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो आपके एक्वागार्ड जो घरों में यूज होते हैं, उन एक्वागार्ड में भी इलेक्ट्रोलाइट ईयरली या कुछ टाइम में बदलवाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट भी तो प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो कोलॉइडल इंप्योरिटी हट है। डन। हमें को आफ्टर शेव लोशन जैसे यूज करते हैं हम लोग, तो अगर कभी कट हो जाता है, ब्लीड कहीं हो रहा है, तो आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं, ब्लीडिंग रुक सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है कोलॉइड है, और आफ्टर शेव लोशंस में एलम्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एलम्स लगाते ही ब्लड प्रेसिपिटेट हो जाता है, अपोजिट चार्जेस की वजह से प्रेसिपिटेट हो गया। और जब ब्लड वेसल के ऊपर ब्लड प्रेसिपिटेट हो गया तो और ब्लड नहीं निकलेगा, तो इसलिए एलम्स का यूज किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे यूज हैं कोलॉइड के। यूजेस तो याद करिए आप, ये तो मैंने चार्ज वाले बताए हैं, प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, और बहुत जगह कोलॉइड के यूज हैं, मेटलर्जी में भी है, ठीक है, तो वो सारे यूज याद करिए। इट फिनिशेस योर कोलॉइड्स। आप सारे क्वेश्चंस करिए, याद करिए, और कल हम डिस्कस करेंगे जो भी आप प्रॉब्लम्स लाएंगे। नहीं लाओगे तो ऑब्वियसली अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। ऑनलाइन फिलहाल 2 या 3 ही बच्चे हैं, अक्षय, अनुभूति एंड वंशिका। बताओ बेटा, अक्षय, अनुभूति एंड वंशिका या निवेदा, क्या करना है? ऑनलाइन आए, मतलब ये चलेगा या स्मार्ट बोर्ड चलेगा? एक बोर्ड आया सर स्मार्ट बोर्ड भी ठीक है। एक अनुभूति, वंशिका स्मार्ट बोर्ड। यस सर स्मार्ट बोर्ड ठीक है। लिख दो या मेरे को आवाज कान में नहीं आ रही। ओके, निवेदा गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, अधिकतर बच्चों ने स्मार्ट बोर्ड का, इधर 2 बच्चे कह रहे हैं, 2 स्मार्ट कह रहे हैं, 3 स्मार्ट कह रहे हैं, 4 स्मार्ट कह रहे हैं। एक मिनट, और स्मार्ट बोर्ड ठीक है, मैक्सिमम बच्चे स्मार्ट बोर्ड के लिए कह रहे हैं। एक हफ्ता हम उस पर करके देख लेते हैं, ठीक है, और नहीं आएगा तो वापस इस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम।